नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे झारखंड की, जहां जेएमएम सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। यह राज्य हमेशा खबरों में रहता है, कभी ईडी और इनकम टैक्स की रेड की वजह से, तो कभी बाहरी और स्थानीय लोगों के मुद्दे को लेकर। इन सब के बीच उन लक्ष्य और वादों की बातें कम ही होती हैं जिन्हें लेकर बिहार से अलग कर राज्य को बनाया गया। वहीं झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के शासनकाल के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस विशेष मौके पर भव्य समारोह तो नहीं हो रहा है, पर सरकार किसान और स्टूडेंट्स को विशेष सौगात देगी। सचिवालय सभागार में होने जा रहे समारोह में सीएम हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं में चयनित 1200 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही झारखंड वासियों को कई सौगात भी देंगे। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूखा राहत के तहत 10 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपए देंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। ये राशि मुख्यमंत्री खुद लाभुकों के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। उधर हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर आजसू ने समीक्षा की। उसने कहा कि इन सालों में युवाओं के साथ सिर्फ विश्वासघात ही किया गया है। इस सरकार ने वादे तो लाखों किए, पर सारे के सारे खोखले साबित हुए। कहा 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी और 3 साल में दी महज 550 नियुक्तियां। विपक्षी पार्टी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार के 3 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए हमला बोला है। इस बीच राज्य में रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर दावे का दौर शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी और आजसू को ललकारा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को वहां से प्रत्याशी बनाएं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रामगढ़ के लोग उन्हें 56,000 वोटों का लोकतांत्रिक सबक सिखाएंगे। वहीं रघुवर दास ने सुप्रियो के इस बयान को मानसिक दिवालियापन करार दिया है। तो जेएमएम के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ महुआ माझी, एमपी राज्यसभा, जेएमएम जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। हमारे साथ अनंत ओझा जी, विधायक, बीजेपी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर देव शरण भगत, प्रवक्ता, आजसू जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। महुआ जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत बहुत बधाई। आपकी सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शानदार रहा हम लोगों का ये कार्यकाल। भले ही आरंभ के वर्षों में कोविड आ जाने की वजह से सरकार उस तरह से काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न सिर्फ हमारे राज्य में बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया में काम बाधित रहा। लेकिन फिर भी कोविड के समय में जिस कुशलता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य को संभाला, उसकी मिसाल पूरे देश में दी गई। हमारे मजदूर भाइयों को लेह, लद्दाख और तमाम जगहों से हवाई जहाज में करके वापस लाया गया। एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई और हर तरह से राज्य को संभालते हुए जैसे ही कोविड से मुक्ति मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाओं के माध्यम से इतना काम किया कि उसे देखकर विपक्षी जो पार्टी है वो घबरा गई। आप सभी जानते हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम था कि पूरा सरकारी महकमा उठकर गांव में, पंचायतों में, प्रखंडों में, वार्ड में जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताते रहे, उनके आवेदन लेते रहे। लाखों आवेदन मिले और उनका निष्पादन त्वरित किया गया। हमारे यहाँ अब सभी जानते हैं कि जो पहले मैम आप उपलब्धियां इस दौरान गिना रही हैं, लेकिन अगर बीजेपी और आजसू को लेकर बात की जाए तो लगातार वो हमलावर है। बीजेपी और आजसू ने इन 3 साल के कार्यकाल को लेकर प्रश्न उठाए हैं। बीजेपी कह रही है कि आपने कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, इस पर एक खुली बहस कर लीजिए। तो आजसू का कहना है कि आपने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, पर 3 साल में सिर्फ 550 नियुक्तियां की हैं।
आप खुद ही सोचिए कि जब कोविड आ गया तो नियुक्तियां सब जगह से, तो लोगों जितने पहले से जो बहाली हुई थी लोगों की देश दुनिया में, वो लोग बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद नए, तो ये 3 साल को आप क्यों जोड़ रहे हैं? उस समय कोविड की वजह से काम बाधित रहा। अगर कोविड ना आया होता तो अब तक लाखों, 5 लाख क्यों 10 लाख युवाओं को नौकरी मिल गई होती। लेकिन उसके बाद इधर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और उसमें आप देखिए कि यहाँ पर रोजगार सृजन करने के लिए तमाम योजनाएं लॉन्च की गई हैं। और ये जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, शिक्षा के क्षेत्र में पलाश ब्रांड के माध्यम से पहले भाजपा के कार्यकाल में ट्रैफिकिंग की शिकार होकर हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां दूसरे राज्यों में ले जाई जाती थी। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। इसका मैं जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि लगातार नियुक्तियों को लेकर बीजेपी भी आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है, आजसू भी सवाल उठा रही है। मैं दोनों से जवाब लूंगी। अभी आपने सुना अनंत ओझा जी, महुआ जी का साफ तौर पर कहना था कि नियुक्ति तो जितनी हमने कही थी उससे भी ज्यादा हम कर देते, लेकिन कोविड का समय आया तो ऐसे में हम किस तरीके से नियुक्ति करते? देखिए, पहले आपके माध्यम से आपके चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। जो बातें आदरणीय महुआ जी का मैं बहुत आदर लेता हूं, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैंने खुले मन से कहा था, कई बार कहा था कि राज्य की जनता से, यहाँ प्रदेश के हमारे युवा, मजदूर, किसान, नौजवान से जो वादा और नारा देकर के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार ने जो एक बड़ा जनादेश लेकर के राज्य की सत्ता पर आई थी, आज वो सारे सपने एक एक करके चूर हो गए। वर्तमान आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि मैंने झारखंड विधानसभा में एक प्रश्न लाया। सरकार इन्हीं की थी। हमने पूछा कि क्या सरकार बताए कि विगत 3 वर्षों में कितनी नियुक्तियां राज्य सरकार ने की है। अब शायद ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो उत्तर दिया सरकार ने, वह उत्तर ये दिया कि पूरे 3 वर्षों में 2 नियुक्ति हुई है, और एक में 301 और एक में 56, यानी कुल 357 नियुक्ति सरकार कर पाई है। ये विधानसभा के अंदर सरकार का उत्तर आया था मेरे प्रश्न के आलोक में। अब रही बात प्रदेश के अंदर जिस घटना के बारे में जिक्र कर रही है, जब वास्तव में जब कोविड का संकट आया था, आदरणीय सांसद जी का मैं बड़े ही आदर के साथ उनको कहना चाहते हैं कि जब कोविड का संकट आया था तो पूरी दुनिया को लगता था कि क्या होगा, कैसा होगा। झारखंड भी उससे अछूता नहीं था, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक टीम भावना के साथ इस कोविड के लड़ाई से लड़ने का प्रयत्न किया। राज्य शासन ने भी उस समय सहयोग के साथ, राज्य शासन भी उसी प्रकार से कड़ी रही। लेकिन उस कोविड जैसे महामारी में भी रांची ने देखा है, झारखंड ने देखा है कि किस प्रकार से इस कोविड के महामारी से लड़ने के समय में उसको भी तुष्टीकरण की राजनीति का भेंट चढ़ाने का शासन तंत्र ने काम किया था। इंद्र पीढ़ी का घटना सामने है, हमारे पुलिस वाले पिटे जा रहे थे कोविड के महामारी। ठीक है, डॉक्टर देवशरण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर देवशरण जी, सर ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। डॉक्टर देवशरण जी, झारखंड में जब से सरकार बनी है तब से खींचतान चल रही है। बयानों में वहां की राजनीति इतनी उलझी है कि राजनीति का रुख समझना मुश्किल है। देखिए, झारखंड में जब से नई सरकार बनी, आश्वासन मैंने भावनात्मक रूप से लोगों को उज्ज्वलित करके सरकार तो बन गया, लेकिन जो आश्वासन इन्होंने दिया, जो कमिटमेंट किया, वो आज कमिटमेंट को एक तरफ रख लीजिए और धरातल को एक तरफ देखिएगा। लेकिन वो बता रही है ना, महुआ जी बता रही है कि जो कमिटमेंट हमने किया आखिरकार वो क्यों पूरा नहीं हुआ। कोविड आया, इस वजह से वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। कोविड काल के दरमियान बहुत सारे, सभी जगह कोविड आया, केवल झारखंड में नहीं आया। कोविड के दरमियान अभी एक रिपोर्ट आया है कि झारखंड के बच्चे पढ़ना और लिखना दोनों भूल गए। मतलब कोविड का प्रभाव यह हुआ कि झारखंड पूरे देश में सबसे नीचे शिक्षा के स्तर पे नीचे गया।
यहाँ स्थिति ये है कि एक स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक है, मैंने एजुकेशन चला गया, ये लो एंड ऑर्डर का स्थिति यही है। ठीक है, आपने डॉक्टर देवशरण जी अभी जो आपने सवाल यहाँ पर उठाया है कि बच्चे पढ़ना लिखना सब कुछ भूल गए, पहले उसका जवाब मैं ले लेती हूँ महुआ जी। इसलिए ये इसी कारण से भूल गए क्योंकि उसके बाद कोविड में स्कूल कॉलेज बंद रहा, इसीलिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, एकलव्य विद्यालय और हर तरह से स्कूलों को और सशक्त करने की योजना है और लगातार उस पर काम हो रहा है। अभी 1-1.5 साल भी समय नहीं मिला कोविड के बाद काम करने का। आप देखिए आने वाले दिनों में कितनी तेजी से काम होता है। काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसका परिणाम आने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। ठीक है, परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओझा जी, आप जेएमएम सरकार की उपलब्धियों पर बहस को चुनौती यहाँ पर दे रहे हैं कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं, जिस भी मंच पर बैठाना है उस मंच पर बैठा लीजिए, लेकिन रघुबर दास जी को रामगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की चुनौती यहाँ पर दी जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे देखिए, यह तो वही बात हुआ ना जो हमारे आदरणीय देवतरण जी कह रहे थे कि भावनात्मक मुद्दों को लेकर के सत्ता में तो आप आ गए। अब जब बारी आपको उन भावनाओं को पूर्ति करने की है तो आप फिर इसी प्रकार का लगातार अदरगल प्रलाप करके और राज्य की जनता को भ्रमित कर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि इन्होंने एक नियोजन नीति लाया जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने जिसको रद्द करने का काम किया। जब सदन के अंदर हम लोगों ने कहा कि आप एक तरफ बाहरी को बसाने के लिए नियोजन ला रहे हैं और वही दूसरी ओर कह रहे हैं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने एक तरह से तिरस्कृत करने का काम किया। परिणाम क्या हुआ? माननीय उच्च न्यायालय को एक केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करना, इसी प्रकार का कृत्य करना, विधानसभा में नमाज कक्ष बना करके ऐसे ही भावनात्मक विषयों को लेकर के राज्य शासन को दिशा में ले जाना। और अभी वर्तमान में आपने देखा होगा, मैं बड़ी दृढ़ता के साथ इस आपके माध्यम से कहता हूं कि जब 1932 की खतियान लाने की बात सरकार ने कही और खतियान भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दर्द है कि राज्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बना करके यहाँ के लोगों को सपनों को पूरा करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो आत्मा है 32 एक कट ऑफ डेट नहीं, 32 एक मैं मानता हूं कि 32 एक आत्मा है, झारखंडियत की भावनाओं की प्रतिबिंब है वो। लेकिन जब सरकार ने कहा कि हम 32 के खतियान के आधार पर नौजवानों को रोजगार देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से कहा और कि ठीक है हम आपके साथ हैं। सदन के अंदर पूरे एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी ने आकर किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? इन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में इसको भेज देते हैं और सरकार जोहार यात्रा, खतियान जोहार यात्रा निकालना प्रारंभ कर देती है। भाव ये है कि ये इसी प्रकार के केवल और केवल भावनात्मक मुद्दों पर जनता की भावनाओं के साथ, नौजवानों की भावनाओं के साथ, किसानों की भावनाओं के साथ इसी प्रकार का प्रयोजन करते हैं। और अपनी बातें जब पूरी करने की बात आती है तो सरकार उस समय इसी प्रकार के भावनात्मक विषयों को छेड़ करके, अनर्गल बातों को छेड़ करके और विधवा प्रलाप करने को तैयार बैठी है। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ महुआ जी। मैं इस पर बोलना चाहूंगी जी बिल्कुल। और जो सवाल अभी उठाया है, जो सवाल अभी अनंत ओझा जी ने उठाया है, इसको लेकर भी आप जवाब दीजिए। जो सवाल अनंत ओझा जी ने अभी स्थानीय नीति को लेकर उठाया, यही सवाल सुदेश महतो जी भी पूछ रहे थे कि स्थानीय नीति को नियोजन का आधार क्यों नहीं बनाया। देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो युवाओं के रोजगार के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया नियोजन नीति को। तो उसमें इनका बहुत, क्योंकि देखिए जनता की मांग के अनुरूप काम करना ही सरकार का काम है। उसके बाद ये न्यायालय है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। और जहाँ तक तुष्टीकरण की बात आप कर रहे हैं, भारतीय संविधान में सभी जाति धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन भाजपा का आरंभ से रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ाओ और फिर राज करो। लेकिन ये हमारी पार्टी और हमारे जो गठबंधन की जो सरकार है ये इस पर अमल नहीं करती। ये सबको बराबरी का दर्जा देती है, जिसे कि हमारे माननीय विधायक जी जिसे तुष्टीकरण कह रहे हैं, वो दरअसल हमारे भारत के संविधान का पालन है और हमारी सरकार उसका पालन कर रही है। और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष का काम ही है हमला बोलना, हर अच्छे काम को बुरा ठहराना। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही 1932 के खतियान और ओबीसी का जो 27% आरक्षण था उसको पारित करके भेज दिया है।
सरना धर्म कोड के लिए, जिसके लिए यहाँ के आदिवासी वर्षों से आदिवासी संगठन संघर्षरत थे, उनका कहना है कि हमें जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से सभी धर्मों के लिए कॉलम है, उसी तरह से उनके लिए सरना धर्म का धर्म कोड बने, ताकि वो भी जनगणना में अपने आप को, अपने धर्म को, धर्म का नाम लिख सके। ये प्रकृति के पुजारी हैं, ये हिंदू नहीं है, ये मूर्ति पुजारी नहीं है। इस सवाल के पूर्व में जो नियोजन नीति पर आप चर्चा हम लोग कर रहे थे, मैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन केवल नियोजन नीति पर मेरा कहना है। आप याद करिए कि पूर्व में 5 वर्षों तक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब राज्य के नौजवानों का रोजगार देने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वादे के अनुकूल उस समय रघुवर दास जी ने, उन्होंने समाज के सभी संगठन के लोगों को बुलाया, राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया, और जहां तक मुझे याद है कि वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी को उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार ने जब निमंत्रण दिया, तो सदन के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर हम आपको सुझाव नहीं देंगे तो आप नियोजन नीति नहीं बनाएंगे। और समाज संगठन और विभिन्न राजनीतिक दलों के आधार पर उन्होंने एक सामान्य रास्ता निकाल करके और एक तिथि बना करके और 1,02,000 सरकारी पदों पर यहाँ के नौजवानों को देने की बात आई। लेकिन आपको जब अवसर मिला, जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इस प्रदेश के नौजवानों से वादा करके आई कि अब 5 लाख रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, और जिस नौजवान को रोजगार नहीं दे पाएंगे उसको ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 महीना देंगे। लेकिन आज वही नौजवान रांची की सड़कों पर खड़ा होकर के पूछ रहे हैं, 8 लाख नौजवान आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रोजगार। ठीक है ना सर, उसका जवाब वो पहले ही आपको दे चुकी हैं, उसका रीजन क्या रहा वो जवाब आपको पहले ही दे चुकी हैं। लेकिन आप वही बात करते हैं ओझा जी, आप लोग वही बात करते हैं जो आपको करनी होती है। सवाल तो उन्होंने बहुत सारे किए ना, लेकिन उसमें से आपने वही मुद्दा उठाया जिसमें आपको बात करनी थी। खैर, देवशरण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर उनसे भी बात करने दीजिए। देवशरण जी, विरोध और आरोप प्रत्यारोप के बीच सोरेन सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। विपक्ष ने बड़ी सर सुन लीजिए, विपक्ष ने बड़ी ताकत लगाई, लेकिन सोरेन सरकार में बने रहे। हम सब प्रकृति पूजक है, हम सभी प्रकृति पूजक है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर जवाब सुनने दीजिए मुझे, सर जवाब सुनने दीजिए। डॉक्टर देवशरण जी, 3 मुख्य मुद्दा उठाया है, एक नियोजन पर, एक आरक्षण पर और एक रोजगार पर। ओझा जी सुन लीजिए प्लीज। नियोजन और स्थानीय नीति और आरक्षण के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया, एक स्थानीय नीति के संदर्भ में 1932 का खतियान कहा गया। ओझा जी सुन लीजिए, डॉक्टर देवशरण कुछ बोल रहे हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए, उनकी भी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। आरक्षण के संदर्भ में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, एसटी का, एससी का और बीसी का। और दूसरा क्या है कि इसको 9th शेड्यूल में जोड़ा जाएगा, तब ये प्रभावशाली होगा। हमको 1-2 एग्जाम्पल कोई भी दे दे, पूरे भारत देश में जितना भी स्टेट है उसका एक अपना स्थानीय नीति है। उस स्थानीय नीति को बनाने के लिए पूरे भारत के सांसदों ने निर्णय लिया है क्या? ये झारखंड ही ऐसा राज्य है जिसका स्थानीय नीति संसद में होगा, राज्यसभा में होगा। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यहाँ के नेता, यहाँ के सरकार में ये भी क्षमता नहीं है कि वो अपना स्थानीय नीति बना सके। दूसरा, हाईकोर्ट का जो कमेंट है कि बिना अध्ययन के, बिना जानकारी के असंवैधानिक रूप से स्थानीय नीति बनाई गई, जिसके कारण नियोजन रोका गया। मतलब कि सरकार में रहते हुए आप यहाँ के चीजों को अपने यहाँ के अनुरूप अध्ययन भी नहीं कर पाते हैं, संवैधानिक रूप से बना भी नहीं पाते हैं, तो अक्षमता को दर्शाता है। तीसरा, आप जो आरक्षण की सीमा बढ़ाए हैं, आप किस आधार पे बढ़ाए हैं? आपको तो बताना होगा कि हमने जनगणना कराया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और उसके आधार पर हमने ये ट्रिपल टेस्ट करके ये इतना इनकी आरक्षण सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ये बताते। लेकिन ऐसे ही जब मन में किया, आप अपना लिख के डाल दिए कि इसको इतना किया जाए, इसको इतना किया जाए, तो आखिर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, न्यायालय में जाके इनको फंसना है। तीनों जो प्रश्न हैं, इनका जवाब हम महुआ से लेंगे, लेकिन फिलहाल उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, सुलझाना नहीं चाहते हैं। जी ठीक है, ओझा जी के पास तब तक मैं सवाल कर लेती हूँ। ओझा जी, जब आप सरकार में होते हैं तो विपक्ष की गतिविधियों को विकास योजनाएं प्रभावित करने वाला बताते हैं, लेकिन झारखंड में आप 3 साल में 1 महीने भी शांत नहीं बैठे।
नहीं, शांत बैठने का विषय क्या है? इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि आज इस प्रदेश का चाहे नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, समाज का हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है। आज एक कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन का जो तरीका है राज्य शासन का, आप देख लीजिए। आज आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य सब पड़ा हुआ है। जो पूर्ववर्ती रघुवर राज्य की सरकार ने, जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में राशि भेजते थे, वहीं रघुवर राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से किसान भाइयों का किसी को कर्ज लेना नहीं पड़े खेती के समय में, इसलिए उन्होंने योजना का सूत्रण किया जिसमें 5,000 से लेकर के और 25,000 तक सीधे किसान के खाते में जाता था। और वर्तमान जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार आई और इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। उसी प्रकार से महिलाओं को लेकर के 1 रुपया में रजिस्ट्री करने की बात आई। उसी प्रकार से राज्य के अंदर विधि व्यवस्था का संकट क्या है, आप उठा करके देखिए। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के नाते समाज के ने जो जिम्मेवारी दिया है, जो जनादेश दिया, हम जनादेश का सम्मान करते हैं और खुले मन से सम्मान करते हुए हम लोगों ने कहा कि आपको जनता ने जनादेश दिया है। जिन वादे और नारे लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद गठबंधन ने सत्ता पाया है, ठीक है। ये 3 साल आपको लगता है कि सरकार विफल रही है हर मोर्चे पर, लेकिन ये बता दीजिए ओझा जी कि आपने राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली की, उसका क्या असर रहा? नहीं, हम तो जनता की जो आवाज है, जनता, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के जनता के जो सवाल थे आप उठा करके देखिए। हमने मुद्दे क्या कहा? हमने कहा कि विगत आपने सादा राशन कार्ड दे दिया, 4 महीने से सादा राशन कार्ड धारी, जिसको व्हाइट राशन कार्ड कहते हैं, ये राशन कार्ड धारियों को 4 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला उनके यहाँ। उल्टे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड संकट के कारण जो हमारी व्यवस्था चरमराई थी, इससे किसी को संकट नहीं झेलना पड़े, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जो राज्यवासियों को मिल रहा था, उसमें भी कई प्रकार की अनियमितता हुई है। यही तो हमारा सवाल था। ठीक है। चलते चलते डॉक्टर देव शरण जी, आखिरी सवाल आपसे, आपको भी लगता है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है? क्योंकि आजसू अब लगातार कह रही है कि 12 जनवरी को हम पूरे राज्य में सरकार की विफलता पर विधानसभावार हम राज्य का भ्रमण करेंगे और सरकार की विफलता को जनता के समक्ष रखेंगे। देखिए, अभी जितने भी बेरोजगार युवक हैं वो खुद सड़क पे उतर के सरकार के नीति का विरोध कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से हम तो कहना चाहेंगे कि ये सरकार मुद्दा से भटक गया है और मुद्रा में जाके अटक गया है। माइनिंग घोटाला, बालू बेचो, कोयला बेचो, मैंने बेचने वाला काम, ठगने वाला काम, लूटने वाला काम, निर्णय लेने का क्षमता नहीं है, इस बात को दिखाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।